अब आप लोगों के लिए टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, अक्टूबर में आपका डेट है, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे अपना प्लान करें, इस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। मैं टेक्निकल के सिलेबस के बारे में आपसे बात करूंगा, कैसे आपको यूटिलाइज करना है। तो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये आ रही है कि रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा है। देखिए, टाइम आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। टाइम लिमिटेशन एग्जाम में है आपके पास, बिल्कुल उसी टाइम लिमिटेशन को लेकर के प्रैक्टिस करो। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए आपका एसएससी जेईई 2025 के लिए। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस रहते हैं, डाउट्स रहते हैं कि रिवीजन कैसे करें, उनका कंटिन्यूसली रिवाइज कैसे किया जाए। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, अक्टूबर में आपका डेट है। ठीक है, लास्ट ऑफ अक्टूबर में एग्ज़ाम का डेट है। तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे अपना प्लान करें, इस टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए कि बेस्ट वे में आप अपना पूरा मटेरियल कवर कर सके। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, हालांकि पैटर्न वगैरह सब आप लोगों को मालूम है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। CBT 1 तो 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के रहेंगे इसमें। ठीक है, बाकी 100 क्वेश्चन आपके नॉन टेक। तो ये 200 क्वेश्चंस का आपका CBT होगा, 200 मार्क्स। ठीक है, इसमें टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगा 120 मिनट। टू आवर्स और 120 मिनट का टाइम रहेगा आपका। तो 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन करने हैं टेक्निकल में, जिसमें से 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल और 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के रहेंगे। राइट, इसमें 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहेगी आपकी। अब इसमें आपको मैं टेक्निकल के सिलेबस के बारे में आपसे बात करूंगा, कैसे आपको यूटिलाइज करना है, ये आप सारा सिलेबस कवर कर लो, पूरा रिवीजन अच्छे से कर लो, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये आ रही है कि रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे जो लोग क्लास कर रहे हैं, अभी साथ में जो क्लास चल रही हैं जिन लोगों की, उनका कहना ये रहता है कि 6 आवर्स, 6.5 आवर्स और अप टू 7 आवर्स की क्लास होती है डेली। 3 आवर्स नॉन टेक, 4 आवर्स टेक्निकल की क्लास हो रही है, फिर उसके बाद हम रिवीजन कैसे करें। तो देखिए, टाइम आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। अभी जो टाइम आपके पास बचा हुआ है, ये 3 महीने का अप्रॉक्सीमेट, तो ये सफिशिएंट है। ठीक है, अगर अभी से भी आप प्रॉपर तरीके से इसका प्लानिंग करके चलते हो तो सफिशिएंट टाइम है, आप कर सकते हो अभी सारी चीज़ें ईजीली। उसके लिए ये है सबसे पहली रिक्वायरमेंट, सिलेबस पूरा कवर अच्छे से होना चाहिए। फिर रेगुलरिटी ज़रूरी है। देखो, मैं बताता हूँ आपको, 7 आवर्स की मान लो आप क्लास ले रहे हो डेली, उसके बाद आपको कैसे रिवीजन करना है। ठीक है ना, तो जो सब्जेक्ट आपका, जैसे आज जो आपकी क्लास हो गई है, ठीक है, 7 आवर्स की क्लास हो गई, 4 आवर्स की मान लो टेक्निकल की क्लास चली आपकी और 3 आवर्स की नॉन टेक की चली। अब आपको क्या करना है, इस 7 घंटे के हटाकर, ये जो 7 आवर्स की क्लास है इसको हटा के आपके पास दिन में बाकी का जो टाइम अब बच गया है उसको आपको यूज़ करना है। उसमें से कितना टाइम निकालना है आपको पर डे रिवीजन करने के लिए। 2.5 आवर्स बहुत है। अगर 2.5 घंटे का टाइम आप निकाल रहे हो, जिसमें से 1.5 घंटा मान लो आपने टाइम दिया टेक्निकल को और 1 घंटे का टाइम आपने दे दिया नॉन टेक को, ठीक है, तो इतना बहुत है। लेकिन ये रेगुलरिटी के साथ होना चाहिए, इसमें रेगुलरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आज से लेके पूरे लास्ट तक, ये अगर इस रेगुलरिटी के साथ आप चलते हो, पर डे आपकी जितनी क्लास हो रही है उसका, क्लास के बाद अगर आप 2.5 घंटे का टाइम निकाल के रिवीजन कर रहे हो पर डे, 2.5 से 3 घंटे का टाइम अगर आप दे रहे हो, तो ये सफिशिएंट है। ठीक है ना, रिवीजन में जो क्लास में पढ़ा दिया वो अगर साथ साथ आप रिवाइज कर रहे हो, रिवीजन उसका आप प्रॉपर साथ साथ कर लीजिए। उसमें से फिर आप वो पॉइंट्स निकाल लीजिए जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो मेन फार्मूलाज हैं, उनको आप बनाते जाइए अपने एक अलग कॉपी में। ठीक है, तो वो आपका शॉर्ट नोट भी साथ साथ तैयार हो जाता है। नहीं तो अगर ये सोच के करोगे कि ये सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा मेरा, या 1-2 सब्जेक्ट हो जाएंगे पूरे, तब मैं जा कर के लास्ट में बना लूँगा शॉर्ट नोट, नहीं, लास्ट में फिर जब बर्डन एक साथ आता है तो फिर पेशेंस लूज होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, साथ साथ पूरा रेगुलरिटी मेंटेन करो अपनी,
बिल्कुल इसको आदत बना लो अपना कि जो क्लास हुआ, क्लास के जस्ट बाद आपको क्या करना है, क्लास के जस्ट बाद आपको उस टॉपिक के बारे में जो भी बताया गया है उसके जो मेन पॉइंट है, जो की पॉइंट्स हैं, उनको लिख लो साथ में। जो भी फॉर्मूला है, जो यूज़ होने वाला है फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है जो, उसको लिख लीजिए। फिर अगले दिन जब रिवीजन करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा वो, और शॉर्ट नोट भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रेगुलरिटी के साथ आपको करना पड़ेगा। पर डे अगर आप 2.5 घंटे 3 घंटे का टाइम निकाल रहे हो क्लास लेने के बाद, तो ये बहुत होता है। 2.5 घंटे 3 घंटे का टाइम बहुत है। इसमें आपको क्या करना है, रिवीजन करो और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पॉसिबल है P/Q या उससे रिलेटेड जो क्लास में क्वेश्चंस कराए गए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा, रेगुलरिटी के साथ करना पड़ेगा ये। अब इसमें क्या होता है, जो हाईली वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं आपके इलेक्ट्रिकल के, जैसे मशीन हो गया, नेटवर्क बेसिक इलेक्ट्रिकल, और जो नेटवर्क वाला पार्ट है वो हो गया, पावर सिस्टम हो गया, ये मेनली ऐसे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ से आपका 70-75% क्वेश्चन यहीं से आएगा। बाकी फिर मेजरमेंट से आ जाएंगे, यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इनसे क्वेश्चन आ जाएगा। कितने कितने आएंगे, कितना वेटेज है, अभी देखेंगे सब। तो आप क्या करो, जो हाईली वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं उन पर फोकस ज़्यादा करो, छोड़ना किसी को भी नहीं है। ठीक है, जिनका वेटेज कम है उनको भी आपको करना है, क्योंकि सिलेबस तो पूरा ही कवर करना है। अच्छे रैंक के साथ अगर सिलेक्शन लेना है, कंफर्म आपको अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, रैंक अच्छा चाहिए, सिलेबस तो 100% कवर करना पड़ेगा, पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा। अब उसमें ये आ जाता है कि जो हाईली वेटेज वाले सब्जेक्ट हैं उनको आप स्टार्टिंग से ऐसी प्लानिंग करके चलो कि लास्ट में आपके ऊपर एक साथ बर्डन नहीं पड़े। ठीक है, तो उसके तरीका मैंने जो बताया आपको कि पर डे आप क्लास के साथ साथ कवर करते जाओ, उस चीज़ को पर डे कवर करते जाइए क्लास के साथ साथ। मतलब जो जिस दिन क्लास हो गई उसी दिन आप उसका रिवीजन जब कर रहे हो तो शॉर्ट नोट उसका बना लीजिए, उसके फॉर्मूले लिख लीजिए, समराइज़ कर लो हर टॉपिक को साथ साथ ही, तो पूरा सब्जेक्ट आपका तैयार हो जाता है। ठीक है, और रिवीजन में बहुत आसानी होती है जब आप पूरा समराइज़ कर लेते हो, कंक्लूजन आपने सारा लिख लिया हर टॉपिक का, तो उसको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसा ही करना है आपको, और बार बार फिर इन्हीं का रिवीजन करना है इन सब्जेक्ट्स का। देखिए अब मैं बात करता हूँ आपसे, सब्जेक्ट के वेटेज की बात करते हैं। तो मैंने बताया आपको नेटवर्क, इसी में ले लेते हैं साथ में बेसिक इलेक्ट्रिकल को भी, मैग्नेटिक सर्किट, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये सब इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप मान लीजिए 25 to 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इसका पैटर्न देखें प्रीवियस 3-4 ईयर का, तो इसका पैटर्न ऐसा ही चल रहा है, 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं इस टॉपिक से। इलेक्ट्रिकल मशीन 25 to 30 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे, 25 से 30 क्वेश्चन मशीन के भी पूछे जाएंगे। (25 to 30 क्वेश्चन। पावर सिस्टम 18 से 20 क्वेश्चन पावर सिस्टम के पूछे जाएंगे। ठीक है, वो भी बताऊंगा अभी कौन से टॉपिक जरूरी है। (18 से 20 क्वेश्चन। बाकी फिर मेजरमेंट, इनके बाद मेजरमेंट का वेटेज भी ठीक है। मेजरमेंट में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 to 12 नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेजरमेंट में पूछे जाएंगे। तो ये सब्जेक्ट का तो आपको प्रॉपर इसका सिलेबस एक एक चीज़ सारी कवर करनी होगी। रिवीजन प्रॉपर करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए, अभी प्रैक्टिस का भी देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है ये यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग। इसके भी मान लीजिए आप यूटिलाइजेशन, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग के 8 to 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, 8 to 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। बाकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के भी आ जाएंगे 7 से 10 क्वेश्चन।
ठीक है, तो करना आपको सारा सिलेबस ही कवर है, क्योंकि सिलेक्शन जो चाहिए, जिस हिसाब से कट ऑफ जाता है, जिस हिसाब का कंपटीशन है, तो उस हिसाब से आपको सारा सिलेबस कवर करके ही जाना होगा एग्ज़ाम में। आपको फाइटिंग में आप तभी एडजस्ट कर पाओगे, ठीक है, कंपटीशन में एडजस्ट करना है तो आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा पूरा। केवल 1 2 3 सब्जेक्ट करने से नहीं होगा सिलेक्शन, सारा सिलेबस कवर करना ज़रूरी है। अब सिलेबस में कवर क्या है, कौन सा वेटेज ज़्यादा है, तो देखिए इन 3 सब्जेक्ट का वेटेज देख लो आप कितना हो गया। 70% 75% क्वेश्चन इन्हीं 3 सब्जेक्ट से आएंगे, इन्हीं 3 सब्जेक्ट का वेटेज है सबसे ज़्यादा। तो ये सब्जेक्ट तो आपको मतलब ऐसा कवर करना है। बाकी मेजरमेंट ये भी स्कोरिंग सब्जेक्ट ही है, सिंपल है, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और एस्टिमेशन कॉस्टिंग, इनके भी बचे हुए क्वेश्चन जो है वो इन्हीं पार्ट से आएंगे, तो इनको भी आप स्किप नहीं करिए, इनको भी आपको पढ़ना ही है, ठीक है ना। सिलेबस सारा कवर करना है। अब इसकी तैयारी कैसे करें, या जो पढ़ लिया है उसको कैसे रिवाइज करें, कैसे उसका प्रैक्टिस किया जाए, ठीक है। तो नेटवर्क में मेनली केबीएल केसीएल हो गया, केबीएल केसीएल और उसके जो जनरल सर्किट के क्वेश्चन होते हैं, बेसिक सर्किट के क्वेश्चन, पावर डिलीवर, पावर कंज्यूम, या किसी ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, या किसी एलिमेंट के थ्रू करंट किसी सर्किट में पूछेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस, कितने रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिए, पैरेलल में लगा दिए, जनरल सर्किट के क्वेश्चन, नेटवर्क थ्योरम्स के क्वेश्चन एंड एसी एनालिसिस के क्वेश्चंस, ये सब इंपॉर्टेंट है इसमें, ये सारा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। मैग्नेटिक सर्किट, मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर, राइट। मशीन के अंदर देखिए, अब अगर मैं बात करूं इसके सिलेबस के, अगर इसका हम बात करें सिलेबस का, तो देखिए मशीन के अंदर जो सिलेबस है आपका ट्रांसफार्मर, डीसी, इंडक्शन, सिंक्रोनस एंड सिंगल फेज मशीन, राइट। इससे डीसी से, ट्रांसफार्मर से और सिंक्रोनस से कंपैरेटिवली ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इन तीनों से आता यहाँ से भी है, लेकिन इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसके देखो P/Q, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इन 3 से ही मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से भी आता है इंडक्शन का, सिंगल फेज मशीन, इनसे भी आते हैं क्वेश्चन। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो ट्रांसफार्मर में एरिया फिक्स है, किस एरिया से कितना पार्ट पूछा जाएगा, किस एरिया से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन जो पूछा जाता है, तो अगर आप पिछले 10-12 साल के P/Q देखो, तो ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। हाँ, कुछ एरिया ऐसे हैं जिनसे फ्रीक्वेंटली हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है और एक ही पैटर्न का जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे लॉसेस, ट्रांसफार्मर के अंदर जो लॉसेस हो गए, कोर लॉसेस, हिस्टेरिसिस, एडी करंट लॉस, इनके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल भी पूछा ही जाता है। एफिशिएंसी के फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन, उससे रिलेटेड कितना कॉपर लॉस होगा, कितना कांस्टेंट लॉस आएगा, इस टाइप के न्यूमेरिकल छोटे छोटे मिल जाएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी, ट्रांसफार्मर के कोर के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, कोर टाइप, शेल टाइप से क्वेश्चन, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर के ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर की वी रेटिंग के ऊपर, उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। 3 फेज ट्रांसफार्मर की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, हार्मोनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कनेक्शन के ऊपर कभी पूछ लेता है क्वेश्चन 3 फेज ट्रांसफार्मर में, कौन सा कनेक्शन कितने डिग्री का है, ठीक है, कौन सा ट्रांसफार्मर कहाँ यूज़ किया जाता है, एप्लीकेशन उस टाइप की पूछ ली जाएगी। तो पढ़ना आपको सारा ही टॉपिक है, पूरे टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। उसमें फिर आपको करना क्या है, हर टॉपिक का आप जो की पॉइंट्स हैं वो लिखिए, साथ में एक कॉपी बनाओ, उसमें की पॉइंट्स लिखो, जब रिवीजन करो तो उनको देखना है आपको। ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा लास्ट में कि आप सोचो कि पूरी कॉपी का रिवीजन करूंगा मैं लास्ट के टाइम, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको करना क्या है, ऐसे हर टॉपिक के अंदर उसके की पॉइंट्स, उसके फॉर्मूले वो आपको लिखने हैं आपको। तो वो आपको जो नोट्स है, आपका जो मशीन का जो नोट्स है, वो तो बहुत बड़ा बनता है नोट्स उसका, ठीक है ना, क्योंकि ये एक एक टॉपिक अपने आप में ही सब्जेक्ट है।
तो इनका तो आप पूरा नोट्स जब बनाओगे तो वो तो बहुत इतना बड़ा बन जाएगा कि उसको आप सोचोगे कि मैं रिवाइज करूँगा एक साथ लास्ट में, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको करना क्या है, जो भी इसमें हर टॉपिक में जो भी मेन पॉइंट्स हैं, जो भी मेन फॉर्मूले हैं, उनको लिख लो एक साथ। अब उनको ही आपको रिवीजन करना है। प्रैक्टिस के लिए अब आपको क्या करना है, तो आप P/Q लगाइए, सारे P/Q लगाओ। एसएससी जेई के पेपर की बात कर रहे हैं, तो एसएससी जेई में जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो किसी भी बुक से, और P/Q उसके लगाइए उसके सारे P/Q की प्रैक्टिस करिए। अब जब प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो प्रैक्टिस भी बिल्कुल उसी तरीके से करो जैसे आप एग्जाम में अपियर होने जा रहे हो। तो जो टाइम लिमिटेशन एग्जाम में है आपके पास, बिल्कुल उसी टाइम लिमिटेशन को लेकर के प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो क्वेश्चंस की, तो टाइम लगा के, टाइम सेट करके करिए प्रैक्टिस। कोशिश करिए कि पॉसिबल अगर हो जाए हर दिन या अल्टरनेट डेज में आप आधा घंटा क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए निकाल लीजिए, ठीक है ना। जैसे जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया तो रैंडमली उठा लो उसका टॉपिक कोई, उसके क्वेश्चंस देख लो, उसके क्वेश्चंस उठाइए, उनकी प्रैक्टिस करिए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ऑब्वियसली ज़्यादातर क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल ही आएंगे, एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल आएंगे, बट न्यूमेरिकल भी आएंगे, और न्यूमेरिकल के एरिया भी फिक्स है। जैसे यहाँ मैंने बताया आपको ट्रांसफार्मर में, तो न्यूमेरिकल आएगा तो कहाँ से आएगा, लॉसेस जो होते हैं, एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, इनके ऊपर न्यूमेरिकल आता है, इनके फॉर्मूले के ऊपर। ट्रांसफार्मर के एफिशिएंसी के ऊपर न्यूमेरिकल बनता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए कितना % लोड ऑपरेट करेगा ईटा मैक्स के टाइम, या कितने लॉस होंगे ईटा मैक्स के टाइम। ये सब इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। या ऑटो ट्रांसफार्मर के एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर के केबीए रेटिंग के ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा, कनेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो न्यूमेरिकल वाले एरिया फिक्स हैं। ऐसे ही डीसी मशीन्स में अगर बात करें तो डीसी मशीन्स में भी न्यूमेरिकल स्पीड कंट्रोल के ऊपर आ जाता है। जो हम स्पीड कंट्रोल के मेथड पढ़ते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस, स्पीड कंट्रोल और फील्ड कंट्रोल, तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कितना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन बनेंगे बिल्कुल। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो बनते ही हैं डीसी में सभी जगह से, आर्मेचर रिएक्शन से, कम्यूटेशन से, मेथड्स क्या हैं इम्प्रूवमेंट के कम्यूटेशन के, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। वो सब सारा पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये डीसी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगी मोटर की, जनरेटर की। तो ये सब जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो उनका आप शॉर्ट नोट बना लीजिए। जो भी आपने क्लास में पढ़ा है उसमें से जो इंपॉर्टेंट होता है तो उसको समराइज़ कर लो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक तो P/Q से होगी, दूसरी नोट्स में जितने क्वेश्चंस कराए गए हैं, क्लास में जो आपको कराया जाता है उसकी प्रैक्टिस करिए, या कोई अदर बुक आपके पास जो भी है आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना है बिल्कुल उसी पैटर्न के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके P/Q में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बिल्कुल उसी से मिलते जुलते क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन उसी टाइप का आएगा, उसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो थ्योरी हो गया और न्यूमेरिकल हो गया, दोनों को आपको पैरेलली चलना है लेकर, ठीक है। प्रैक्टिस जरूरी है। ऐसे ही इंडक्शन में, सिंक्रोनस में, इंडक्शन में भी थ्योरी तो आपको सारी ही कवर करनी पड़ेगी, पूरा थ्योरी इसमें कवर करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन बेसिक कहीं से भी पूछ लिया जाता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें आप जो तीन ये मेन जो सब्जेक्ट हैं बड़े, पावर सिस्टम, मशीन और नेटवर्क बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट, इसमें आपको कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं, सारी चीज़ कवर करनी है, ए टू जेड हर चीज़ को आपको कवर करके चलना होगा इसमें, क्योंकि वेटेज इतना है कि यहाँ तो आप कुछ रिस्क लेना ही नहीं है। बाकी के सब्जेक्ट देखो, मेजरमेंट भी ऐसा सब्जेक्ट है कि उसका सिलेबस कवर कर लिया पूरा तो क्वेश्चन उसके ऐसे रहते हैं कि वो भी बन जाएंगे, सारे गलत नहीं होते हैं, सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं सारे। मेन चीज़ यही है कि सिलेबस जो पढ़ लिया उसको आपको कवर करना है, पूरा रिवीजन करना है, समेटना है उसको। तो उसका तरीका यही है, पहले दिन से होगा वो, आज से जैसे आप स्टार्ट करते हो तो 100 दिन है, बहुत है। अभी से भी आप अगर करते हो, अपना नोट्स पूरा पढ़ते जाइए जल्दी से, और समराइज कर लो उसके मेन जो पॉइंट्स हैं, जो फॉर्मूलाज है, उनको अभी से आप करना शुरू कर दीजिए। रेगुलरिटी बना के चलो पूरी, ये आपके डेली रूटीन में आ जानी चाहिए ये चीज़। तो क्या होगा ना, लास्ट में बहुत ही बिना बर्डन के, बहुत स्मूथली आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी।
रेगुलरिटी के साथ प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। रिवीजन का टाइम मैंने बता दिया आपको, जैसे आप 7 घंटे की क्लास अटेंड भी कर रहे हो, जो कि मोस्टली लोग बोलते हैं कि हम क्लास अटेंड करते हैं तो कैसे रिवीजन करेंगे, तो 2.5 घंटे ही तो निकालना है 7 आवर्स की क्लास के बाद। ठीक है, मान लिया 7 घंटे आप सोते हो, तो उसके बाद भी तो टाइम काफ़ी बच रहा है ना, 10 घंटे तो बच ही रहे हैं फिर भी, तो आपको केवल 2.5 घंटे निकालना है। 2.5 घंटे आप निकाल के चलो, ये 100 दिन में आप अगर 2.5 घंटे निकाल रहे हो डेली पढ़ने के लिए अपने, तो मैं बोलता हूँ कि बहुत है ये 2.5 से 3 घंटा क्लास के बाद, बहुत है ये इतना टाइम। तो इसके लिए आपको करना क्या है, प्रॉपर रिवीजन करते जाओ साथ साथ डेली डेली, और डेली अब उसका आप समराइज कर लो अपने हर टॉपिक को। तो समराइज होने के बाद जब रिवीजन करोगे ना, तो एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट, या ज़्यादा से ज़्यादा 2-2 दिन में आप एक सब्जेक्ट को ख़त्म कर लोगे। रिवीजन बता रहा हूँ, थ्योरी। प्रैक्टिस तो आपको डेली करना है। प्रैक्टिस का तरीका क्या है, टाइम सेट करके, कि आधा घंटा का टाइम अगर आप सेट करके प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस आधे घंटे में आपको 50 क्वेश्चन लगाने हैं। 50-55 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चलो। 1 घंटे का टाइम लेके चल रहे हो, या बिल्कुल पैटर्न एग्जाम का फॉलो करोगे, 2 घंटे का टाइम लेकर चल रहे हो, 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम में आपको 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है, 2 घंटे में, तो आपको एग्जाम के अंदर 200 क्वेश्चंस तक आपको पहुंचना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन से 200 नंबर वाले क्वेश्चन तक पहुंचना है आपको सारा। तो उसके लिए क्या करना होगा, तरीका क्या है, क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया एग्जाम में, फर्स्ट क्वेश्चन से आपने स्टार्ट किया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपसे एक बार में बन गया, एक बार में जो क्वेश्चन बनता जा रहा है, तुरंत बनाइए, नहीं बना आगे चले जाइए, क्योंकि आपको 200 वाले क्वेश्चन तक पहुंचना है। एटलीस्ट रीड तो कर लो सारे क्वेश्चंस, नहीं तो क्या होगा पता चला 1-2 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन में उलझ गए, उसमें टाइम वेस्ट कर दिया अगर, तो आप पता चला कि लास्ट में 20-25 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे निकले जो पढ़ ही नहीं पाए आपने, और टाइम निकल गया, ठीक है। और उन 15 क्वेश्चन में मान लो 10 क्वेश्चन आपको ऐसे थे जो बिल्कुल आते थे, तो ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा ना। तो आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए कि सारे क्वेश्चंस तक आपको पहुंचना है। एग्ज़ाम का अटेम्प्ट ऐसे करना है पेपर आपको, कि आपको लास्ट के क्वेश्चन तक बिल्कुल पहुंचना है, फर्स्ट से लेके लास्ट। एक बार में जो क्वेश्चन बन गया करो उसको, जिसमें थोड़ा सा भी लग रहा है डाउट, ठीक है, बाद में देख लेंगे, आगे निकल जाइए। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने बताया, उसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जिस टाइप के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मशीन्स में आपको क्या करना है, 25 से 30 क्वेश्चन जो आएंगे, ये आपको सारे टॉपिक, थ्योरी का कोई टॉपिक नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है। न्यूमेरिकल भी जिस टाइप के पूछे जाते हैं वो करने ही है आपको। ऐसे ही सिंक्रोनस मशीन में, इंडक्शन में, देखो इंडक्शन में आपको सारा ही पढ़ना होगा, इंडक्शन में सारा पढ़ना ही पड़ेगा। रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट जो होता है स्टार्टिंग से, इंडक्शन मोटर में रिलेटिव मोशन का जो कॉन्सेप्ट है कि स्टेटर के रिस्पेक्ट में रोटर की फील्ड की स्पीड, रोटर के रिस्पेक्ट में रोटर की वाइंडिंग की स्पीड, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, किसकी स्पीड कितनी होती है रिलेटिव मोशन। फिर इसका पावर फ्लो जो डायग्राम होता है वो पता होना चाहिए, क्या है एयर गैप पावर, क्या है पावर आउटपुट, क्या होता है शाफ्ट पावर आउटपुट, टॉर्क डेवलप की इक्वेशन क्या होती है, तो वो सारे याद होने चाहिए आपको फॉर्मूले। इसमें क्या होता है ओपन सर्किट टेस्ट, क्या होता है ब्लॉक रोटर टेस्ट, क्या होता है रिटार्डेशन टेस्ट, ये सब मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है। क्रॉलिंग फिनोमिना, कॉगिंग फिनोमिना, डीप बार रोटर, डबल केज रोटर का कंसेप्ट क्या होता है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। इसमें स्टार्टिंग मेथड्स, क्या प्रॉब्लम है स्टार्टिंग में, कौन कौन से मेथड हैं, कौन से स्टार्टर हैं, कौन सा स्टार्टर किसके लिए यूज़ किया जाता है, स्पीड कंट्रोल के मेथड कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, इंडक्शन, तो ये सब पता होना चाहिए। सिंगल फेज, उसमें मालूम होना चाहिए क्या प्रिंसिपल है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, कौन कौन से मेथड हैं स्टार्टिंग के, तो वो सब पता होना चाहिए। कौन सी मोटर सेल्फ स्टार्टेड है, कौन सी नहीं है। ऐसे ही सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर, जो सिंक्रोनस मशीन है, क्या है इसकी OCC, क्या है इसका SCC, क्या है वोल्टेज रेगुलेशन के मेथड्स, कौन सा मेथड किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या होता है अंडर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड मोटर या जनरेटर, नॉमिनल एक्साइटेशन क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर क्या है, क्यों ये सेल्फ स्टार्टेड नहीं है, कैसे इसको सेल्फ स्टार्ट करते हैं, क्या उसकी कंडीशन है, ये सब पता होना चाहिए। पावर फ्लो इक्वेशन क्या होता है, वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व, मोटर और जनरेटर का मैक्सिमम जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे वो वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व से बनते हैं। इसके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर, ठीक है। रिएक्टिव पावर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं काफ़ी सिंक्रोनस मशीन के अंदर। तो वो सब आपको पूरा थ्योरी क्लियर होनी जरूरी है,
पूरा थ्योरी क्लियर होना जरूरी है यहाँ पर, सारी चीज़। हंटिंग फिनोमिना क्या है, सिंक्रोनस मोटर के अंदर क्या होता है हंटिंग फिनोमिना, तो वो सब मालूम होना चाहिए आपको। रिलक्टेंस मोटर, ये सब पता होना जरूरी है सारी चीज़, ठीक है। ऐसे ही सिंगल फेज मशीन में भी जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब आपको पढ़ना होगा। जैसे सिंगल फेज में आपको सारे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सारे सिंगल फेज सिंक्रोनस मशीन, वो पता होने चाहिए उनकी थ्योरी, राइट। तो ये सारा कवर करना जरूरी है मशीन में। ऐसे ही आप पावर सिस्टम में अगर बात करें तो देखो, पावर सिस्टम की अगर बात करते हैं तो इसमें आपका सिलेबस जो डिफाइन किया गया है वो ऐसे डिवाइड कर दिया गया है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एंड उसके बाद आपका फॉल्ट एनालिसिस, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। इस टाइप से एसएससी में सिलेबस डिफाइन कर दिया गया है। जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फॉल्ट एनालिसिस, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। अब जनरेशन, तो इसमें आपको सारे फैक्टर याद होने चाहिए, उनके फॉर्मूले, ऑन फॉर्मूले पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि पूछा जाता है हर साल वहाँ से क्वेश्चन। लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, प्लांट यूटिलाइजेशन फैक्टर, ठीक है, प्लांट यूज फैक्टर, सब कुछ A to Z, सारा कुछ क्या होता है, सब कुछ, कनेक्टेड लोड, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर क्यों हाई होनी चाहिए, ये सब पूछे जाती हैं। सारी कंडीशन यहाँ से पूछी जाएगी, हर चीज़ पता होना चाहिए। हर साल क्वेश्चन आता है, आप देखिए PYQ लगाइए तो वो उसकी पूरी थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चंस लगाइए, प्रैक्टिस उसी टाइप के क्वेश्चंस की करो जो पूछे जाते हैं। ऐसे ही ट्रांसमिशन में भी आपको सारा थ्योरी कवर करना होगा ट्रांसमिशन का, ठीक है। ओवरहेड लाइन, उसकी सारी थ्योरी कवर होनी चाहिए। अंडरग्राउंड केबल, सारा कुछ कवर होना चाहिए। इंसुलेटर, केबल, सारे जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा इंसुलेटर कितने वोल्टेज के लिए यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, सब पूछा जाता है। स्ट्रिंग एफिशिएंसी, क्या उसकी कंडीशन होती है, कब वो हायर होती है या क्या उसका सिग्निफिकेंस, सब मालूम होना चाहिए, उससे क्वेश्चन आता है। इंसुलेटिंग, इंसुलेटर जो है उसका क्या मेथड्स हैं ग्रेडिंग का, ग्रेडिंग ऑफ केबल, केबल में जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस, उसके ऊपर न्यूमेरिकल बन जाता है छोटा, वो भी पूछा जाता है। ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी फॉर्मूले, इनकी थ्योरी, जो की पॉइंट्स हैं, उसका आप समराइज़ करिए। उसको जब रिवीजन करोगे, समरी अगर आपके पास है, समराइज अगर आपने कर लिए सारे टॉपिक, तो रिवीजन में बहुत टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी हो जाता है। और वो चीज़ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सारा इतना बड़ा नोट्स आप नहीं कर सकते रिवाइज पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक। और ये काम आप 2 दिन या 4 दिन में नहीं कर सकते, ये रेगुलर करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप क्लास फॉलो करते जा रहे हो, उसके साथ साथ हर टॉपिक को करिए, अपने से ही करिए, अपने आप समराइज। और जब रिवीजन करो तो उसी चीज़ को रिवाइज करते रहिए और उसी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है आपको। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सारा कुछ A to Z, यहाँ से ही क्वेश्चन आ जाता है। जो आप पावर सिस्टम का पहला ही जब डायग्राम पढ़ते हो, सिंगल लाइन डायग्राम जब पढ़ते हो, वहीं से क्वेश्चन आ जाता है। क्या होता है प्राइमरी ट्रांसमिशन, कितना होता है उसके लिए वोल्टेज, क्या होता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन, कितना होता है उसके लिए वोल्टेज, कितना डाउन करते हैं वोल्टेज उसमें। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कहाँ 3 फेज 3 वायर यूज़ करेंगे, ठीक है, कहाँ 3 फेज 4 वायर सिस्टम यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये सारी थ्योरी, सब कुछ पूछा जाता है। तो ये सारी थ्योरी याद होनी चाहिए, परफेक्टली क्लियर होना चाहिए, इनके जो भी फॉर्मूले हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। इसमें अंडरग्राउंड केबल भी आ जाएगी, इंसुलेटर आ गया आपका, एवरीथिंग। टाइप्स ऑफ कंडक्टर, किस टाइप के कंडक्टर यूज़ करते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइन में। कंस्ट्रक्शन कैसा है, कंडक्टर कौन सा कहाँ यूज़ किया जाएगा, स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या है, इंडक्टेंस की कैलकुलेशन, लाइन पैरामीटर्स की कैलकुलेशन, GMD GMR, वो सब इसी में आपको आ जाता है। तो ये सारा कुछ आपको करना होगा, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट पूरा। फॉल्ट एनालिसिस, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी। तो बहुत सिंपल, न्यूमेरिकल आएगा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसमें टफ क्वेश्चन नहीं पूछते फॉल्ट एनालिसिस में, राइट। स्विच गियर प्रोटेक्शन, ये भी अपने आप में बड़ा टॉपिक है। सर्किट ब्रेकर एंड सारे रिले इसमें
सर्किट ब्रेकर पूरा और सारे रिले, ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन, अल्टरनेटर का प्रोटेक्शन, ट्रांसमिशन लाइन का प्रोटेक्शन, एवरीथिंग, सारा कुछ इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, ओवर करंट रिले, सब कुछ, रिएक्टेंस रिले, इम्पीडेंस रिले, वो सब इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा किसके लिए यूज़ किया जाता है रिले। फिर न्यूमेरिकल अगर यहाँ से पूछते हैं तो PSM प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर की कैलकुलेशन के ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है यहाँ से, और बाकी तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनते हैं। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम से बन जाएगा न्यूमेरिकल अगर बनता है तो। ठीक है, कनेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, जो अल्टरनेटर या जनरेटर के प्रोटेक्शन के लिए जो यूज़ करते हैं हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। कनेक्शन किस साइड कौन सा ट्रांसफार्मर का कनेक्शन यूज़ होता है, इस टाइप का क्वेश्चन, कहाँ स्टार कहाँ डेल्टा, वो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये सारा पार्ट आपको प्रॉपर होना चाहिए क्लियर, इसका पूरा आपके पास समरी होनी चाहिए, पूरा इसका कंक्लूजन होना चाहिए, फॉर्मूले होने चाहिए, रिवीजन आप करिए अगेन एंड अगेन। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 25 to 30 क्वेश्चन इसमें, 18 से 20 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें फिर यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन कॉस्टिंग वो अलग से आ जाता है। तो उसमें भी देखो यूटिलाइजेशन में जो मेन है, एक तो इल्यूमिनेशन है, उसमें इल्यूमिनेशन से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा उसमें हीटिंग एंड वेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा पार्ट है, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आ जाता है। बाकी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से, ड्राइव से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उसमें इल्यूमिनेशन है और हीटिंग, मेथड्स ऑफ हीटिंग। वेल्डिंग से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे ही एस्टिमेशन कॉस्टिंग में आपसे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी जो रूल होते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें भी जो इंपॉर्टेंट रूल होते हैं वो आपको याद होने चाहिए। अर्थिंग का रूल कौन सा है, ग्राउंडिंग अर्थिंग वाले, या वोल्टेज के बारे में कहाँ बताया गया है, वोल्टेज के बारे में किस रूल में बताया गया है वो पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी के बारे में कहाँ बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट है कुछ रूल जो आपको पता होने चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो एस्टिमेशन कॉस्टिंग में एक तो आई रूल वाला पार्ट, दूसरा वायरिंग जो होती है इलेक्ट्रिकल वायरिंग, उस वायरिंग के मेथड्स, कौन सा मेथड किस टाइप का होता है, कौन सा चीपेस्ट मेथड है, किस टाइप की वायरिंग कहाँ यूज़ की जाती है, वायरिंग कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इनमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कि पावर सर्किट के लिए कितना होना चाहिए, पावर सर्किट में कितने पॉइंट होते हैं, लाइटिंग सर्किट में कितने पॉइंट लगाए जाते हैं मैक्सिमम, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कंडक्टर के साइज़ वगैरह जो होता है उसके क्वेश्चंस। तो ये वाला पार्ट होना चाहिए, वायरिंग वाला, इलेक्ट्रिक, ये आई रूल वाला, ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, और वायरिंग वाला। बाकी इसमें अर्थिंग ग्राउंडिंग वाला पार्ट भी, वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कितने टाइप के अर्थिंग होते हैं, कौन सा कहाँ सुटेबल होता है, ये सब क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन। तो मेन चीज़ क्या है, कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से? कंक्लूजन ये निकला कि आपको करना कैसे है, प्रिपरेशन, रिवीजन कैसे करना है। डेली आप 2.5 घंटे का कम से कम टाइम निकालो, उसमें से 1.5 घंटा आप अपने टेक्निकल को दो। ठीक है, 1.5 घंटा पर डे, रेगुलरिटी के साथ, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। रेगुलरिटी के साथ अगर आप करते हो तो बहुत स्मूथली, बिना बर्डन आए, आप अपना बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर लोगे। जो चाहिए सिलेक्शन के लिए ना, वो यही चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए, प्लस P/Q की प्रैक्टिस चाहिए, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस, रेगुलरिटी चाहिए रिवीजन में रेगुलरिटी चाहिए। पर डे जो आप क्लास कर रहे हो उसका पर डे रिवीजन करो, रिवीजन पर डे करिए। और ये 1.5 घंटा टेक्निकल को देना रिवीजन के लिए, क्लास के बाद बता रहा हूँ, ठीक है, और 1 घंटा डेली नॉन टेक के लिए देना है। तो आप 2.5 घंटा अगर निकाल रहे हो डेली पढ़ने के लिए, जो कि बहुत आसानी से निकाल सकते हो आप, इतना सफिशियंट है। ठीक है, P/Q की प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ आ जाती है, टेस्ट लगाइए, टेस्ट दीजिए। जैसे आपके 2 सब्जेक्ट हो गए तो 2 सब्जेक्ट का टेस्ट दो, 1 बार दो, 2 बार दो, 3 बार दो, जितनी बार दे सकते हो टेस्ट दीजिए। टेस्ट जितना ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा आप अपनी मिस्टेक को पकड़ पाओगे कि कहाँ कमी है, कहाँ गलती होती है, वो चीज़ इंप्रूव हो जाएगी टेस्ट के साथ। टेस्ट में आपको करना क्या है, यही तो इम्प्रूवमेंट करना है। मार्क्स कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, वो बात अलग है, उसको इतना ध्यान नहीं देना है, वो इंप्रूव हो जाएगी आपकी। जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे वो इंप्रूवमेंट आपको हर टेस्ट में दिखेगा। आपको करना क्या है, वहाँ ये देखना है कि गलती कहाँ हो रही है। क्या क्वेश्चन पढ़ने में ही गलती कर देते हो, ऑप्शन देखने में ही गलती कर देते हो,
या कोई कैलकुलेशन की मिस्टेक हो जाती है, ये सारी चीज़ें पकड़ में आएंगी, ठीक है। और प्रैक्टिस जब कर रहे हो आप क्वेश्चंस की, तो कहाँ फंसते हो उस टॉपिक को पकड़ लो, जहाँ फंस रहे हो उस टॉपिक की पूरा A to Z उसका जो कंसेप्ट है उसको रिवीजन कर लो कि क्यों प्रॉब्लम आ रही थी, रिवाइज करो उसको, लगाइए फिर उसके बेस पे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करिए उसी टाइप के क्वेश्चंस की। इस टाइप से करना पड़ेगा, ये रेगुलरिटी के साथ करना पड़ेगा। इसमें ये नहीं चलेगा कि आज कर लिया फिर 5 दिन का गैप हो गया, फिर कर लिया फिर 7 दिन का गैप हो गया, नहीं, रेगुलरिटी के साथ करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? रेगुलरिटी। पर डे 2.5 घंटा मतलब वो काम के लिए है तो है, और कुछ नहीं होगा फिर उस समय। ऐसे आप करते हो, अगर पूरा ऐसे निकालते हो, अपना कर लेते हो, तो बिना लोड बिना बर्डन के आप बहुत अच्छा अपना रिवीजन, बहुत अच्छी अपनी तैयारी कर लोगे, जो सिलेक्शन के लिए चाहिए जिस तरीके की, वो आप कर लोगे, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट होना जरूरी है सारा। उसके बाद रिवीजन, तो रिवीजन का तरीका बेस्ट है ये जो मैंने बताया है आपको, ठीक है। पर डे आप 2.5 घंटे का टाइम निकालो। नॉन टेक को भी पर डे ही 2 टाइम, ऐसा नहीं कि ठीक है नॉन टेक तो लास्ट में देख लेंगे 10-15 दिन, ऐसे नहीं होता है। रेगुलरिटी के साथ करिए हर चीज़ को, बराबर टाइम निकालो, बिल्कुल एकदम। नॉन टेक को जो देना है टाइम वो डेली देना है, टेक्निकल के लिए जो टाइम निकालना है वो डेली निकालना है। अब आपको 140 मार्क्स, आप मान के चलो कि आपको 140-145 नंबर लाने हैं 200 में से CBT 1 में, ठीक है ना। 140 से 145 नंबर लाने हैं, क्योंकि जिस तरीके से कट ऑफ जा रहा है, तो कट ऑफ 130, 132 इस टाइप से कट ऑफ जा रहा है। तो आपको 140-145 नंबर मान के चलना है कि इतना मेरे को लाना है CBT 1, ठीक है ना। तो इतने मार्क्स लाने के लिए आपकी अच्छी होनी चाहिए बहुत प्रैक्टिस, एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। वो कैसे आएगा? डेली प्रैक्टिस से आएगा, डेली प्रैक्टिस से ही इंप्रूवमेंट आएगा।